हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? इकोनॉमिक्स से परेशान तो नहीं है बेटा? परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। ये सब्जेक्ट हमारे लिए बने, हम इनके लिए थोड़ी बने हैं। इसलिए बहुत इजी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए और अपने जो डाउट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते रहिए। और ये परेशानी आज की वीडियो में खत्म होने वाली है अगर आपका कंसर्न गवर्नमेंट बजट से है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। जब बजट की बात आती है तो वो बजट आपके घर में भी बनता है, पर फर्क यह है कि हमारे घर का जो बजट होता है वो मंथली बेसिस पे बनता है, लेकिन जो गवर्नमेंट बजट होता है ना वो एक ईयरली बनता है। ईयरली का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। वो अलग बात है, गवर्नमेंट आजकल बजट जो है फेब में ही रिलीज कर देती है। कुछ इलेक्शन पर्पस और गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं। तो गवर्नमेंट बजट होता क्या है? गवर्नमेंट बजट का मतलब है कि गवर्नमेंट ये देखती है कि हमें साल में कितना पैसा मिलने वाला है और कितना हमारा खर्चा है। लेकिन इन दोनों बीच में एक चीज आती है एस्टिमेटेड, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी इनकम के बारे में नहीं पता होता, इसलिए एस्टिमेशन दिया जाता है। इसलिए तो एक्सपेंडिचर भी, क्योंकि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर दोनों होते हैं। गवर्नमेंट को थोड़ी पता है कि कब भूकंप आ जाएगा, गवर्नमेंट को कब पता है कि कभी कोई बाढ़ आ जाएगी, तो इसलिए नॉन और नॉन प्लान, इसलिए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर भी रखा जाता है। A government budget is an annual statement showing the estimated receipts and expenditure of the government for a financial year और फाइनेंशियल ईयर इन 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो मैं आपको बता रहा था, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा रेवेन्यू के रूप में और एक्सपेंडिचर के रूप में आता है। इसी को एस्टिमेटेड कहा जाता है, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं होता। अब जब गवर्नमेंट अपना बजट बना लेती है तो इसका मतलब बजट बनाने के साथ साथ उसको बजट को यूज भी करना है। यूज करने के लिए उसे कुछ ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं। देखिए, सरकार जो होती है, सरकार जब तक लोगों के साथ जुड़ी रहेगी, लोगों के लिए सोचती रहेगी, लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव करती रहेगी, तब तक वो सरकार बनी रहेगी। तो उसके लिए बजट एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। बजट के द्वारा सरकार ऑब्जेक्टिव गोल सेट करती है और उससे लोगों को फायदा मिलता है। फायदा मिलेगा तो वो सरकार को फिर वोट करेंगे और रिपीट करेंगे। तो ये तो सरकार चाहेगी बजट बनाने के लिए। अब ये सारा डिपेंड किस पे करता है? पैसे पर। तो वो सरकार समय समय पर अपनी पॉलिसीज बनाती रहती है। तो अब ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला पॉइंट है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम का मतलब क्या है? देखिए, एक सीधी सिंपल सी बात है, हमारे देश में दो कैटेगरी है, एक अमीर कैटेगरी और एक गरीब कैटेगरी। अब सरकार ये चाहती है कि इन दोनों के बीच की जो इनइक्वालिटीज है उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। अब उसके लिए क्या करती है सरकार? एक प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी अपनाती है। इसका मतलब ये होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब जितनी ज्यादा इनकम होगी उस हिसाब से टैक्स दिया जाएगा। एक इरिगेशन पॉलिसी होती है, यानी कम इनकम है तो कम टैक्स, ज्यादा इनकम तो ज्यादा टैक्स। तो सरकार रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या करती है? हायर इनकम ग्रुप पर ज्यादा टैक्स लगाती है। सरकार जो कलेक्शन टैक्स का इकट्ठा करती है वो लोगों की वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च करती है। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन पर पैसा खर्च करती है। अब उससे क्या होता है? गरीब लोगों का ये बजट बचेगा, तो अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। Redistribution of income and wealth. The government try to reduce the gap between rich and poor. It collect the higher taxes from higher income group and provide the subsidies, free service, welfare scheme for weaker section. This help to creating a more equal society. अब सरकार इस चीज को जब प्रोसीड करती है तो कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, सीधी सिंपल सी बात है, सरकार की जो इनकम कलेक्शन होती है, यानी जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो सरकार ये कोशिश करती है कि उस रिसोर्सेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या ऐसे बांटा जाए कि ताकि जो मिडिल क्लास और पुअर सोसाइटी है उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और उससे रिलेटेड जितनी भी वेलफेयर स्कीम है या सर्विसेज है उनको प्रमोट किया जाए या उनको बहुत रीजनेबल किया जाए। जैसे हेल्थ है, स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सरकार इन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। इवन देन डिफेंस पे भी, क्योंकि जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों से आज का संबंध अच्छे नहीं है। तो सरकार हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो इन पर पैसा बहुत ज्यादा खर्च करती है ताकि उससे गरीबों को ज्यादा फायदा मिले। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ अपने प्रॉफिट पर फोकस करता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसका मेन फोकस बजट के थ्रू जो है वो वेलफेयर की तरह रहता है। तो देखिए, पॉइंट है हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्राइवेट बिजनेसेस फोकस ऑन प्रॉफिट बट द गवर्नमेंट फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर। मैंने बताया प्राइवेट अपने प्रॉफिट पे फोकस करता है, लेकिन गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ता है वेलफेयर पे। थ्रू द बजट गवर्नमेंट शिफ्ट रिसोर्सेज टुवर्ड्स इंपोर्टेड सेक्टर लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब सिंपल जब इन चीजों सेक्टर पे फोकस करेगी तो उससे गरीब लोगों को फायदा मिलेगा। और सीधी बात है, सरकार जो होती है ना वो गरीबों के लिए ही चुनी जाती है, क्योंकि आपको भी पता है हमारे यहाँ मिडिल क्लास और गरीब का लगभग 90% पॉपुलेशन जो हमारी इकोनॉमी के अंदर है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है, सपोज करें आप ऐसे समझे, इसका एक एग्जांपल है, आप एग्जाम दे रहे हैं और हर बार आपके 70% मार्क्स आते हैं, तो इसका मतलब आपकी ये स्टेबिलिटी है और आपकी कोशिश भी रहती है कि 70 से नीचे ना जाए। जबकि क्या हो सकता है, कभी आप कम पढ़ रहे हैं, कभी आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है आपकी, लेकिन आप उस चीज को कहीं ना कहीं मेंटेन करके चलते हैं। इस तरह गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके चलती है, क्योंकि कभी एकदम प्राइस हाई हो गया, कभी प्राइस एकदम लो हो गया, इन्फ्लेशन, ये टार भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके चलती है। ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो, यानी प्राइस ज्यादा राइज ना हो जाए या प्राइस एकदम डाउन ना हो जाए, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन जो है क्रिएट ना हो जाए। और हम ये भी देखते हैं कि क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट के कारण भी हमारे यहां बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा रिसेंटली अमेरिका के द्वारा हम पे टैरिफ लगाया गया, तो बहुत फ्लक्चुएशन होता है, मार्केट बहुत ज्यादा डाउन सडन डाउन चली जाती है, बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, तो इसका एक इकोनॉमिक क्लास पे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि हमारे देश में अभी भी बोल रहा हूं 90% लोग जो हैं वो लगभग एवरेज या गरीब लोग हैं, तो सरकार का फोकस बजट के द्वारा इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके चलना पड़ता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दिस गवर्नमेंट ट्राई टू कीप द इकोनॉमी स्टेबल बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन लाइक रिसेशन एंड डिप्रेशन। अब इसके अंदर तीन मेजर चीजें देखी जा सकती हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब ऊपर नीचे हो सकती है। प्राइस डू नॉट राइज टू फास्ट, इसकी कोशिश हो सकती है। देयर इज नो मेजर अनएम्प्लॉयमेंट एंड द इकोनॉमी डज नॉट फेस सडन अप एंड डाउन। देखिए कभी कभार ये फ्लक्चुएशन ब्लैक मार्केटिंग के कारण भी होता है, कभी कभार चीजों की शॉर्टेज है, तो सरकार इसी को फोकस करती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th नंबर, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। देखिए ऐसा माना जाता है, लोगों का विश्वास नहीं है, लोग कहते हैं अरे सरकारी काम है तो पता नहीं कब होगा, सरकार तो सुनती ही नहीं है। लेकिन सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो काम करने वाले होते हैं, उनको एफिशिएंट किया जाए, उनके अंदर यह भावना पैदा की जाए कि वो लोगों की सेवा कर सके। तो सरकार क्या करती है, अपने बजट के अंदर ये प्रोविजन रखती है कि अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस को एफिशिएंटली बहुत अच्छा वर्क करना है। सरकार उसके लिए उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करती है ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ सके, तो इसके लिए बजट के थ्रू ही उनको इंप्रूव किया जाता है। देखिए मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, द गवर्नमेंट मैनेज पब्लिक सेक्टर कंपनी एंश्योर दे वर्क एफिशिएंटली एंड प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस। बजट एलोकेशन हेल्प दिस एंटरप्राइजेस इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए एमसीडी है, पीडब्ल्यूडी है, जल बोर्ड है, इसके अंदर लोग काम करते हैं और ये लोग काम क्या करते हैं, जनता के लिए, जनता से रिलेटेड सर्विसेज के लिए। अब इनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए इनको फंड प्रोवाइड कराया जाता है, इनकी परफॉर्मेंस बढ़ाई जाती है, इनको कहीं ना कहीं टूल्स ऐसे दिए जाते हैं कि ताकि ये बेहतर से बेहतर पब्लिक सर्विसेज कर सके। अगला पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, हमारे देश में जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी हमारी इकोनॉमी उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो लोगों को ज्यादा काम मिलेगा, लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो लोग सेव भी करेंगे और खर्च भी करेंगे, खर्च करेंगे तो वापस गुड एंड सर्विसेज पे करेंगे, यानी प्रोडक्शन और ज्यादा होगी। तो आप समझे प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो कंपनी को लोग भी काम करने के लिए चाहिए होंगे, तो उससे जॉब क्रिएट्स होगी, जॉब क्रिएट होगी तो आप समझे जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो चाहे डोमेस्टिक डिमांड को पूरा किया जाए या फिर इंटरनेशनल के लिए हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फोकस सरकार अपने हर बजट में करती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस द कंट्री इज प्रोवाइडिंग मोर गुड एंड सर्विसेज, अर्निंग मोर इनकम ईयर आफ्टर ईयर। हर साल प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो इनकम भी ज्यादा कमाने को मिले। सरकार उसके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग मनी ऑन रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल एंड फैक्ट्रीज, इन पे ज्यादा पैसा खर्च करती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ी होती सर्विसेज होती है, प्लस यहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की होती है। एनकरेजिंग पीपल एंड कंपनीज टू इन्वेस्ट, यानी लोगों को यह किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें ताकि प्रोडक्शन बढ़े और कहीं ना कहीं फ्यूचर आपका डेवलप हो। प्रमोटिंग सेविंग इन द इकोनॉमी, क्रिएटिंग मोर जॉब। अब सीधी बात है कि जॉब ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा है तो जॉब ज्यादा है, तो आप समझे गवर्नमेंट इसके लिए अपने बजट के अंदर स्पेशली इन चीजों को प्रोविजन। गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट का लास्ट पॉइंट है हमारा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, अब कई आपने देखा होगा स्टेट्स बहुत ज्यादा अमीर है और बहुत ज्यादा गरीब। जैसे आप देखते हैं बिहार है बहुत ज्यादा गरीब है, यूपी है, यूपी की मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र बहुत ज्यादा अमीर है, गुजरात बहुत ज्यादा अमीर है। तो उसके अंदर ये डिस्पैरिटीज आती कहां से है, राज्यों मतलब जो स्टेट्स होती हैं वो इतने गरीब और इतने ज्यादा अमीर क्यों होते हैं। प्रॉब्लम ये है, देखिए जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो अपनी ज्यादातर फैक्ट्रीज जो होती है, एंटरप्राइजेस होती है, वो वहीं लगाएगा जहां ज्यादा प्रॉफिट हो, इसलिए वो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे एरिया को चुन लेता है, बट इन एरियो में नहीं लगाया जाता। तो सरकार क्या करती है, इन एरियो में खुद प्रोसीड करती है, सरकार अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करती है, और अगर प्राइवेट सेक्टर को लगाना है तो सरकार उसको टैक्स कंसेशन भी दे देती है या फिर लैंड प्रोवाइड सस्ते दामों पे कर देती है ताकि वहां पे इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, वहां के लोगों को रोजगार मिले और वहां की और भी सर्विसेज है उसको भी प्रमोट मिले। तो आप समझ गए। और इसके लिए सरकार समय समय पर अपने बजट के अंदर प्रोविजन भी रखती है कि जो बैकवर्ड एरिया स्टेट्स हैं उनको ज्यादा सब्सिडी के रूप में या वेलफेयर स्कीम में पैसा दिया जाए। तो इसका पॉइंट देखिए, रिड्यूसिंग
रीजनल डिसपारिटी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सम रीजन आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स। ये गुजरात और महाराष्ट्र की बात कर रहा है, और बैकवर्ड जो गए जैसे अब बिहार। थ्रू स्पेशल फंड एंड स्कीम द गवर्नमेंट सपोर्ट बैकवर्ड एरिया, क्रिएट जॉब्स एंड रिड्यूस पॉवर्टी, दिस प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो सीधी सिंपल सी बात है, सरकार पैसा खर्च करेगी, इन एरिया के अंदर जो रहने वाले गरीब लोग हैं उनको जॉब मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो ज्यादा अपना जीवन जो है बेहतर बना पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। दोस्तों को ये शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो के अंदर गवर्नमेंट बजट के एक दूसरे टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।